ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा भविष्य किसमें सिक्योर है, नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस स्टूडेंट की नहीं है। और जिस माहौल से निकल के आए हैं, जिस सोसाइटी से निकल के अंदर उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो सब्जेक्ट उसको दिलाया जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना। हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मानोनैतिक रैंक 1 में। तो गाइस, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं नितिक कुमावत जी। और नितिक कुमावत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नितिक कुमावत की बैकग्राउंड जर्नी की बात करें तो नितिक कुमावत साइंस बैकग्राउंड से हैं और 3 साल का नीट एक्सपीरियंस है और 3 साल के बाद उन्होंने अपना बी फार्मा चुना है। तो ये रहा नितिक कुमावत जी की बैकग्राउंड जर्नी। अब नितिक कुमावत जी के लिए हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि स्टूडेंट की ओर से दी गए हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो नितिक कुमावत जी के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जब स्टूडेंट 10वीं पास करता है तो उसके मन में ये शंका होती है कि कौन सा बैकग्राउंड चुनना चाहिए और कैसे। तो इसको नितिक जी बताएंगे हमारे। सबसे पहले तो प्रदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने स्टेज पे हमको इनवाइट किया। तो प्रदीप शर्मा, आपका जो क्वेश्चन है कि 10वीं के बाद में विद्यार्थी कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करे, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, तो उस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन एक बच्चे को होता है, स्टूडेंट को होता है। तो इसमें आप इस प्रश्न का उत्तर मैं इस बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट अगर 10th पास आउट करता है तो उसको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता होती है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है। हालांकि होता ये है कि जो घर वाले होते हैं, जो बच्चा होता है, जो स्कूल वाले होते हैं, सब ये सोचते हैं कि जिस सब्जेक्ट के अंदर उसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो सब्जेक्ट उसको दिलाया जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले होना ये चाहिए कि बच्चे कौन सा सब्जेक्ट के अंदर अपना उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, स्टडी के अंदर उसका मन लग रहा है, उस सब्जेक्ट को वो सबसे पहले तो चुने। दूसरी बात ये होती है कि जो सब्जेक्ट जिसमें इसको इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको चुने, उसको वो समझे और उसके ऊपर वो एक तरीके से स्टडी करे कि इस सब्जेक्ट को अपन लेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और सब्जेक्ट लेने के बाद के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या इसमें सिक्योर है या नहीं है। तो एक आमतौर पर कह सकते हैं कि अपन एक इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। हाँ, सब्जेक्ट का एक विद्यार्थी के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर उस विद्यार्थी का इंटरेस्ट है। उसके बाद ही अपन को एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और विद्यार्थी भी अपने माँ बाप को, अपने माता पिता हैं, अपने स्कूल वाले हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनको समझाएं कि हमारा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है हमें सब्जेक्ट को दिया जाए। तो नितिक कुमावत के लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंटों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नितिक जी, कोई स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन के दौरान वो 10वीं के बाद किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कि आगे चलकर उसकी हेल्पफुल हो सके, तो आप इस पर थोड़ा स्टूडेंटों को बताएं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई बच्चा है वो 10th के बाद नीट की तैयारी करना चाहता है तो उसका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो होना चाहिए साइंस में बायोलॉजी। नीट की तैयारी का मतलब होता है कि नीट प्रिपरेशन जब अपन करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम होने के बाद के अंदर अगर अपन इस एग्ज़ाम को फाइट करते हैं और अपना सिलेक्शन हो जाता है तो अपन को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलती है जिसमें हमारी MBBS की स्टडी होती है। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से सिलेक्ट होते हैं तो हमारी इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है। कोई भी बच्चा अगर नीट की तैयारी करना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो उसके लिए एक अपने माता पिता हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बाद में वो अपनी एक नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू नितिक। तो जैसा कि नितिक ने बताया कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपको किन चीज़ों पर, बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो नितिक जी के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन के दौरान अगर वो सीकर या कोटा जाता है तो उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि उसके लिए उसके रास्ता को भटका देती है, उसके प्रिपरेशन के दौरान उसके माइंड को खराब कर देती है। तो ऐसी कौन कौन सी वहाँ पे चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट उनसे बहुत दूर रहना चाहिए? देखिए, इसका
जो आपका सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बात नीट की नहीं है। आजकल सब विद्यार्थी हैं वो अपने घर को, अपने होम टाउन को छोड़ते हैं, आगे अलग अलग शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर वो बात नीट की नहीं, अगर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, कॉलेज कर रहा है, कहीं पर भी रह रहा है, तो उन विद्यार्थियों को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक डिसिप्लिन के अंदर रहें, जो कि हमने 10th क्लास तक सीखा है, 12th तक सीखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो, हमारे माँ बाप हैं, हमें सब कुछ चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, टाइम पे पैसा भी देते हैं, टाइम पे सब कुछ अवेलेबल कराते हैं, जितना हो पाता है वो पेरेंट्स अवेलेबल कराते हैं। तो स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि हमारा जो पर्पज़ है, हम जिस काम से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कॉलेज करने के लिए आए हैं, देखो मेनली तो एक स्टूडेंट के लिए स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा एक पर्पज़ ही है सिर्फ कि हमें स्टडी करना है। तो उस स्टडी के लिए हमें जो भी टाइम देना पड़े दिन के अंदर, हमें जो कुछ भी करना करे, हमारा दायित्व होता है कि हम उस स्टडी के लिए, अपने काम के लिए हम अपना 100% दें। और बाकी ऐसा है कि हमारे फ्रेंड सर्किल भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो लोगों का क्या है, दिमाग डाइवर्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें ये रहना चाहिए कि आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें आप 100% दो, जिसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा बाहर की चीज़ों को देखने का, समझने का। तो उसके बाद में आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा विद्यार्थी का। तो सबसे पहले ये पॉइंट, जो आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आप अपना पूरा योगदान दीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू नितिक। तो जैसा कि नितिक ने बताया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और फ्रेंड सर्कल भी इतना नहीं रखना चाहिए। आपको कहते हैं ना कि 100 किताब होना और 100 दोस्तों का होना खतरा की घंटी होती है। तो आप नितिक जी, आपका अगला क्वेश्चन है कि जब आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया और उसके बाद आपने बी फार्मा चुना, तो आपने बी फार्मा ही क्यों चुना, और बी फार्मा से आप क्या प्रेरित हुए ऐसा, और ये कितने साल का होता है, कैसे होता है, थोड़ा स्टूडेंटों को इसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने 3 साल तक नीट की तैयारी की, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मैं 10th के बाद ही नीट की प्रिपरेशन करने चला गया था। तो 11th 12th और उसके बाद 1 साल और मैंने की। टोटल एक 3 साल का एक टाइम पीरियड रहा। तो एक ये होता है कि सबका एक अलग अलग माइंडसेट होता है। लास्ट में जाके अपन को अपना माइंडसेट पता लग जाता है कि हमारा कोई भी अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितना योगदान है, कितना नहीं है। देखो, सब बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट में कहीं नहीं जाके अपन को वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ तक नहीं जा पाता विद्यार्थी, वहाँ तक नहीं जा सकता, वहाँ तक वो मेहनत खूब करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन क्या आती है, 10 15 20 नंबर तक यहाँ रहता है। तो उसके बाद के अंदर विद्यार्थी सोचता है कि अब हम दूसरी चीज़ करें, हम हमारी कॉलेज आगे करें या कुछ अलग स्टडी करें। तो उसके लिए मैंने बी फार्मा सेलेक्ट की। और जो बी फार्मा है, इसका मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे जो अपने प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, जो बैचलर कोर्सेज अपन बोलते हैं जिनको, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक बी फार्मा की अपन बात करते हैं तो ये अपन को एक मेडिकल सेक्टर में लेके जाता है, जिसका मतलब होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट, या अपन बोल सकते हैं फार्मास्यूटिक्स। इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बी फार्मा करने के बाद में हमारे पास बहुत तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। कोई भी विद्यार्थी है उसको इजीली जॉब मिल जाती है, वो अपनी एक जीवन इजीली स्टार्ट कर सकता है एक अच्छी सैलरी के बेसिस पर। तो थैंक यू नितिक। जैसा कि आप स्टूडेंट सोच ही रहे होंगे कहीं तो कि कोई ना कोई डिग्री करे कोई, तो नितिक ने बताया कि बी फार्मा एक अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप भी इसको कर सकते हो, मेडिकल साइड में जा सकते हो, और इसी के साथ कई इसमें जॉब वगैरह बताई गई हैं तो है। तो आखिरी नितिक से क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई स्टूडेंट हिंदी माध्यम से आता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो उन प्रॉब्लम से कैसे गुजरे और उसको कैसे हैंडल करे। जैसा कि आपने भी बताया कि बी फार्मा भी इंग्लिश में होता है और नीट भी इंग्लिश के अंदर होती है, तो उसको कैसे कोई आप अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस इसको भी बताएं। देखो प्रदीप शर्मा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि लिखने में, बोलने में, हर चीज़
अपन छोटी से लगी बड़ी चीज़ करते हैं उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले थोड़ी कमी ये रह जाती है कि समाज के अंदर विद्यार्थी को ये नहीं बताया जाता है कि आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, आपके भविष्य में इंग्लिश का ये रोल होने वाले हैं, महत्वपूर्ण रोल होने वाले हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, उनको पता नहीं रहता विद्यार्थी को। विद्यार्थी जब 10th पास आउट करता है स्टूडेंट, तब उसको पता लगता है, 10th पास आउट करता है उसका, या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, या फिर वो 12th पास आउट करके कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, तब उसको पता लगता है कि ये जो कोर्स कर रहे हैं अपन, ये जो प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं अपन, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर तो इंग्लिश सब्जेक्ट का अनिवार्य है। तो सबसे पहले की गलती उस स्टूडेंट की नहीं है, वो जिस माहौल से निकल के आए हैं, जिस सोसाइटी से निकल के आए हैं, वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अगर जब वो बच्चा कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है या कोई कोर्स कर रहा है, डिग्री कर रहा है, तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि बच्चे को जब पता है कि हम इंग्लिश के अंदर कमज़ोर हैं और यहाँ पर पूरी इंग्लिश चलने वाली है, तो इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है इन चीज़ों को करने के लिए। तो विद्यार्थी को समझना चाहिए कि अब हमारे पास एक टाइम होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के दौरान हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखें, समझें। और देखो हमारे आसपास में जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर होते हैं, सबसे आप बात कीजिए, उनसे आप हेल्प लीजिए कि सर हमारे इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मदद मिलेगी और आप खुद की सहायता करोगे तो आप उस चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख पाओगे। तो मेरा कहना है यही है विद्यार्थियों के लिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको आप टाइम दीजिए, अपने आसपास सराउंडिंग में, वातावरण में ऐसे लोग हैं जिनको आ रहा है तो उनसे आप हेल्प लीजिए और आप देखना बहुत ही कम टाइम में आप उस चीज़ को सीख जाओगे। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कि इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड कोई लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश एक समझने की प्रक्रिया है, जैसे हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं वैसी एक इंग्लिश की व्याकरण होती है। अगर थोड़ा अगर हम उसको टाइम दें तो हम 12-6 महीने के अंदर उसको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। थैंक यू नितिक। तो जैसा कि नितिक ने बताया कि इंग्लिश की प्रॉब्लम हर स्टूडेंट को ही होती है लगभग, तो उनसे कैसे अपन को गुजरना चाहिए, कौन कौन सी स्टेज है, नितिक ने सब चीज़ बता चुके हैं आपको। तो आपको यही करना है कि आपको भी अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश का दायरा इतना बन चुका है आज के ज़माने में कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, तो आपको भी समझना होगा कि आपके पास जो भी टाइम है उसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नितिक से हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर स्टूडेंटों को कुछ नया दें और कुछ ऐसा बताएं कि जो कि स्टूडेंट आने वाले समय में आपकी बातों का कुछ ध्यान रखें। देखो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के लिए बात ये है कि जब भी वो कुछ भी कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, कॉलेज में है, कोचिंग में है, तब वो अपने आप ही उन चीज़ों को समझ आता है कि अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो विद्यार्थी को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा भविष्य किसमें सिक्योर है, नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कुछ। बाकी ये होता है कि मैं विद्यार्थी को ये बोलना चाहूँगा कि जब तक आपको वो मंजिल नहीं मिलती, जब तक आप उस मुकाम पर नहीं जा पहुँचते हो जहाँ तक आपको जाना चाहिए, वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और आप जो भी प्रिपरेशन, कोर्स या फिर डिग्री कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, तो उसमें आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आप देखोगे अगर आप कंटिन्यू अपना योगदान दे रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। लेकिन ये सब होगा सिर्फ एक फोकस के थ्रू और एक हार्ड वर्क के थ्रू, जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको जहाँ तक वो जाना चाहता है वहाँ तक उसको हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। थैंक यू नितिक। जैसा कि आप सब स्टूडेंटों के क्वेश्चन का नितिक कुमार जी ने बहुत अच्छी से जवाब दिया है अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, तो आपसे निवेदन है कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर अपने लाइफ में अपना गोल हासिल कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझकर, जैसा कि इंग्लिश हो, वो चाहे भी फार्मा हो, कोई भी क्वेश्चन था आपका अच्छी तरह जवाब मिल चुका है। तो नितिन कुमावत के लिए बहुत ही धन्यवाद और थैंक यू, जो कि अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो पे आए और अपना एक्सपीरियंस किया। थैंक यू नितिन। थैंक यू।